नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने दिया बड़ा बयान। सीएम बोले किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर सरकार कर रही विचार। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया आई सामने। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौत। राजौंद रोड पर कस्बा पाई के पास हुआ दर्दनाक हादसा। और अब समाचार विस्तार से। 3 कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार को आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज किए गए केस वापस लेने चाहिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किसानों के खिलाफ दर्ज केसों पर बड़ा बयान दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कृषि कानूनों का समाधान होने के बाद केंद्र के निर्देशों के मुताबिक उनकी सरकार किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने के फैसले पर विचार कर रही है। सीएम से पूछा गया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र में है और उन्हें इस पर निर्णय करना होगा। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे केंद्र सरकार के फैसले का पालन करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के हरियाणा में फैलने की स्थिति से निपटने को लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है। जरूरत पड़ी तो हरियाणा में विदेशी यात्रियों के आने पर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। वहीं कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर अनिल विज ने कहा कि अब किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। पुरानी और बड़ी मांग पूरी हो चुकी है, अब नई मांगे सामने रखना ठीक नहीं है। कोरोना की किसी भी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इस पर अभी सारे विश्व में रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे जानकारियां सामने आती जाएंगी वैसे वैसे इससे लड़ने में और अधिक लाभ होगा। इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए डेल्टा में या ओमिक्रॉन में या पहले बीटा आया अंतर हो सकता है, लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। उसमें लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका पालन करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। नहीं, मुख्य रूप से जब ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ था तो वर्ष भर इन्होंने एक ही बात कही थी कि 3 कानून वापस हो जाएं तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। और प्रजातंत्र का बहुत ही स्वस्थ नमूना पेश करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इन 3 कानूनों को वापस कर दिया। लोकसभा में भी इनको रिपील करने का बिल पास हो गया। अब कोई वजह नहीं रह जाती कि ये अन्य नई मांगों को लेकर आंदोलन को जारी रखें। जो इनकी अन्य मांगे हैं उसके लिए भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने एक कमेटी बनाने के लिए कह दिया है, तो इनको उस पर विश्वास करना चाहिए और इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। कल लोकसभा में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पास किया गया, जिसको लेकर सिरसा के किसानों में भी खुशी देखने को मिली। कल रात सिरसा के सुभाष चौक पर किसानों ने पटाखे चलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। इस मौके पर किसानों ने इसे किसानों की जीत बताया और केंद्र सरकार पर भी जमकर प्रहार किए। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर चर्चा नहीं हुई है, इसलिए किसानों का आंदोलन पहले की भांति जारी रहेगा। जब तक सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाती व अन्य मांगे पूरी नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
ਅੱਜ ਜੋ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਮੇਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ कमेरे वर्ग की जित हुई है, लुटेरे वर्ग की हार हुई है। ते राजौंद रोड पर कस्बा पाई के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यूपी नंबर की गाड़ी बारात लेकर जींद आ रही थी। जब गाड़ी पाई के पास बस स्टैंड के पास पहुंची तो सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, अस्पताल ले जाते हुए 4 लोगों ने भी दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर हरियाणा पुलिस की डायल 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में घायल लोगों को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह 7 बजे हुआ और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मलार का ड्राइवर था इसमें और मुआने की गाड़ी है और HR 33 नंबर इसका 1275 और एक गाड़ी थी यूपी नंबर है और जो पुंडरी से बारात लेकर जींद आ रही थी। ये पाई के पास एक्सीडेंट हो गया। इनमें टोटल 10 आदमी थे। 8 एम्बुलेंसों में हॉस्पिटल में भेज दिए, 2 एट द स्पॉट मर गए। तो किस समय की घटना है? ये करीब 7 बजे की, सुबह 7 बजे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बात है। कितने घायल कितने में? घायल 8 हैं, वो भेज दिए गए? वो एम्बुलेंस में हम भेज दिए। 112 398 मौके पे है। तो आमने सामने की टक्कर हुई? आमने सामने ही टक्कर है। घायलों को कहाँ पर भेजा गया? एम्बुलेंस में कैथल भेजा दिया। कैथल क्रांति विधानसभा के बड़ी आबादी वाले गांव कुराड़ में बीजेपी सरकार की बाल कल्याण विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद दिया। बाल विकास मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि ग्रामीण अंचल में लोग सादे और कम खर्च से विवाह की शोभा बढ़ाते हैं। हालांकि किसान आंदोलन के नेताओं के भय से उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की, जबकि किसान नेताओं ने बीजेपी के नेताओं को विवाह समारोह में शामिल होने की छूट दी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी में हुई देरी के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने खेद प्रकट किया है। हालांकि उन्हें खुशी भी जताई है कि किसानों की मांग पूरी हुई है अब और कृषि कानूनों पर फैसला हो चुका है। लोकसभा राज्यसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक ध्वनिमत से पास हो चुका है। हरियाणा सरकार में साझेदार जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस विषय पर केंद्र से बात करेंगे और अगर वहां पर बात नहीं बनी तो वे भी हरियाणा में दर्ज मुकदमे वापस लेंगे। दिग्विजय चौटाला ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा कितना, क्या और कैसे होगा, इसके लिए किसान संगठनों से बातचीत करके फैसला किया जा सकता है। दिग्विजय चौटाला ने किसान स्मृति स्थल का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस पर जल्द फैसला ले। वहीं कृषि कानूनों की वापसी का स्वागत करते हुए दिग्विजय ने उम्मीद जताई है कि किसान अब अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। MSP की डिमांड का भी दिग्विजय चौटाला ने समर्थन किया है। दरअसल दिग्विजय चौटाला बहादुरगढ़ में जसपा कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाले जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह का न्योता दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को समारोह में लाने की जिम्मेदारी भी सौंपी।
तीन कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों को आंदोलन खत्म कर अपने घर वापस जाना चाहिए और अपने खेतों में काम करना चाहिए ताकि किसान अधिक से अधिक फसल पैदा कर सकें और समाज के विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभा सकें। दरअसल सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में विधायक राम कुमार कश्यप पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। वे हर सोमवार को अपना खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। ज्यादातर समस्या बेरोजगारी और राशन कार्ड की समस्या आती है, जिनका मौके पर ही निपटारा किया गया। विधायक के पास कुछ ऐसी समस्या लेकर लोग पहुंचे जिनमें कई समस्याओं के साथ ही निपटारा किया गया। कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों को आदेश दिए गए कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा इसमें ये कहना है, इसमें मैक्सिमम बहुत साहब काफ़ी किसानों को इसमें रिलीफ मिल गया है और किसानों को जो है काफ़ी किसान तो अब जागरूक भी हुए, समझ भी गए इस बात को। 90% के लगभग किसान जो हैं इस बात से सहमत हैं, उनमें खुशी है भी ये वापस हो गए। बाकी उनकी ज़्यादा अब देखो इसमें मैं इससे ज़्यादा क्या कोई इसमें हो रही राजनीति हो रही है, ठीक है ना। जब एक तीन कृषि बिल लाए थे वो वापस ले लिए। MSP को पहले टच नहीं किया गया था, नब टच किया गया। MSP तो जैसे पहले थी वैसी रहेगी। तो फिर मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है, ठीक है, जो भी समस्या है वो भी बैठ के सुलझ जाएंगे, परंतु उनको वहाँ से देखिएगा वो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं किसान भाई, उससे जो है सड़कें जो अवरुद्ध हो रही हैं, आने जाने वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, व्यापार बड़ा प्रभावित हो रहा है। हमारे किसान भाई जो सब्जी बोने काम करते हैं यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं, वो बड़ा प्रभावित है। उसी कारण से सब्जी के रेट भी बहुत कम हो गए हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है भी किसानों की देखो जिनको नुकसान हो वो भी किसान भाई हैं, और जो आने जाने में जिनको प्रॉब्लम हो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं। देखो जनता को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जनता के हित को देखते हुए उन्होंने वहाँ से उसको ट्रैक को खाली कर देना चाहिए और अपने घरों में आकर के उनको काफ़ी दिन हो गए काम करें, खेतों में आके काम करें और खेती में काम करके नए राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका। कोरोना की पहली और दूसरी लहर से देश में काफी हड़कंप मच चुका था कि अब कोरोना के एक और नए वेरिएंट का खुलासा हुआ है। ऐसे में आम जनता को यह डर है कि क्या अब तीसरी लहर फिर से आएगी, जिसके बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर का कहना है कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया है। और तीसरी लहर की अगर बात करें तो ये शुरू से कहा जा रहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अभी यह खत्म नहीं हुआ है और अभी भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि अभी भी मास्क लगाकर रखिए और कोविड-19 नियमों का पालन कीजिए। देखिए मैम, स्वास्थ्य विभाग अम्बाला द्वारा और जो भारत सरकार द्वारा ये हमेशा से ही कहा जा रहा है कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है। तो इसके लिए जो चाहे वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और अगर हमें जो खांसी जुकाम बुखार जैसे लक्षण होने पर कोविड का RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूर चाहिए। और जो दूसरा जिनका जो वैक्सीनेशन ड्यू है, जबकि अगर हम अम्बाला की बात करें तो लगभग फर्स्ट डोज जो है वो हम सभी लोगों को कवर कर चुके हैं और बहुत जो सेकंड डोज जिनके था ड्यू के हिसाब से, उनसे निवेदन ये है कि आप लोगों के माध्यम से वो ज़रूर आकर अपनी सेकंड डोज लगवाएं। और जैसे आपने देखा होगा कि परसों जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो है जो नया कोविड वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका के अंदर मिला है ओमिक्रॉन, तो उसके रिलेटेड जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो उसके संदर्भ में हम यही लोगों से सबसे अपील करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। तो जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा जो लेटेस्ट गाइडलाइन दी गई है, जो 9 देश उसमें हाई रिस्क में रखे गए हैं और जो 11 जो देश हैं वो लो रिस्क कंट्रीज़ डिक्लेयर किए गए हैं। तो वहाँ के जो भी यात्री आएंगे उनको 14 दिन के लिए मॉनिटरिंग में रखा जाएगा, होम आइसोलेशन में, और एज़ पर गाइडलाइन उनके जो RT-PCR टेस्टिंग करवाई जाएगी। तो इसी कड़ी में मतलब जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो अम्बाला के जो नागरिक हैं, उनसे हमारा यही है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी निवासी 34 वर्षीय अमनदीप हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए पत्नी और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। करनाल के CIA 2 के इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से प्रेस वार्ता भी की जाएगी। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने पहले अम्बाला के 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर अमनदीप की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि अमनदीप की पत्नी का अम्बाला के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी के चलते अमनदीप की हत्या की गई है। घटना के बाद तुरंत हम मौके पे पहुंचे थे। हमारे से पहले FSL टीम और मुआयना कर चुकी थी। तो मौके से जो घटनास्थल से जो भी हमें साक्ष्य मिले थे वो पहले वो जुटाए गए सबसे जी।
फिर इसकी क्रीमेशन के बाद पोस्टमार्टम हुआ, तो क्रीमेशन के बाद हम इसके घर गए हैं, इसकी पत्नी से मिले और शक के आधार पर जब हमें उसका फ़ोन को एनालाइज किया तो उन्होंने ये जो डिलीट किए हुए थे काफ़ी सारे इनके मैसेंजर वो, लेकिन बातचीत में इसने बताया था कि इसका रात को 1:30 बजे इसने हर्षपाल और सन्नी से बात करी थी, जो इसका शुरू से ही फ्रेंड है। किस रात को सर? मरने वाली रात जब इसने रिम्पी ने, इसकी पत्नी ने, जो रविंदर कौर है, तो जब हमने उसको पूछा कि ये फ़ोन डिलीट क्यों कर दिए तो उसने बताया कि मेरे को अमनदीप ने कह रखा था भाई बात करने के लिए मेरे को अलाउ कर रखा था, लेकिन कह रखा था बात करते ही तुरंत इसकी चैट और फ़ोन डिलीट कर दिया कर जी। तो इसके पूछताछ के बाद हम अम्बाला इसके पास पहुंचे हैं और जब सन्नी से हमने पूछताछ की, उसका फ़ोन हमने चेक किया तो उसने भी वो सेम चीज़ें डिलीट, पंजाब के थोड़ा साइड में, तो वही चीज़ें उसने भी डिलीट करी हुई थी। और जब सख्ताई से इसको पूछा तो इसने फिर वो सारा बता दिया कि ये बचपन से हम दोनों प्यार करते हैं, स्कूल टाइम में इकट्ठे पढ़ते थे, उसके बाद भी इनके रिलेशन रहे हैं लगातार, लेकिन इन द मीन टाइम जो ये सन्नी था हर्षपाल, इसकी शादी हो गई थी वहीं अम्बाला में जी। जो इसकी शादी हुई वो भी पहले इसकी टीचर थी, इसकी बहन बनी है, फिर वो राखी भी बांधता था, लेकिन बाद में उससे शादी कर ली। उससे इसके 2 बच्चे हैं और इधर उसकी शादी के बाद फिर रिम्पी ने भी इधर शादी कर ली थी, लेकिन इन दोनों का प्यार यूं की यूं रहा, बातचीत लगातार होती रही। रिम्पी ने बताया कि आते ही उसने उसके पति को बता दिया था कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूँगी, तो उसने इसको अलाउ कर दिया था इसके अनुसार। और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसने इसको मिलना जुलना भी यूं कि यूं शुरू कर दिया, वो इसके घर भी आता था और ये भी अमनदीप को लेके उसके घर मिलने जाती थी जी। अमृतसर घूमने गए हैं, 1-2 जगह और घूमने गए हैं। ये उसको अमनदीप को कहती थी कि मैं बिना सन्नी के नहीं जाऊंगी, तो सन्नी साथ जाता था इनके घूमने भी, और वहाँ भी इनके रिलेशन बनते थे। अमनदीप सिंह को सब पता था? अमनदीप सिंह को पता था, लेकिन अमनदीप सिंह को इन्होंने मजबूर कर रखा था, क्योंकि बात ऐसी थी कि वो घर वालों को भी नहीं बता सकता था, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था, लेकिन जो जो ये कहते थे वो करता था जी। सर क्या सीक्रेट था? काफी टाइम से अब उसने कहा कि दोनों ने इन्होंने दबाव बना रखा था उस पर, अमनदीप के ऊपर, कि अब हमें इकट्ठे होना है दोनों ने। इसने कह रखा था रिम्पी ने कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, कर लेनी है आप बताओ। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं घर वालों से बात करूंगा और कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा। इन द मीन टाइम इसके घर में शादी थी रिम्पी की छोटी बहन की, उसने फाइनली कह दिया कि मैं इस शादी के बाद आपको। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा करनाल में हरियाणा पंजाब संगम कवि दरबार का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के पंडित चिरंजीव लाल शर्मा कॉलेज में करवाया गया। अकादमी के भाषा संपादक हरदयाल सिंह ने बताया कि इस अवसर पर हरियाणा में पंजाबी भाषा को प्रमोट किया जाएगा और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में पंजाबी भाषा को विकसित करना है। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में हिंदी के बाद पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, इसलिए राज्य में पंजाबी भाषा के प्रचार के लिए अकादमी द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। इस कार्यक्रम में गुरु नानक खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मेजर सिंह खैरा और पंजाब भवन कनाडा के निर्माता विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਮੀਜਾ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਜੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।